नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी गौरव सेनानियों और उनको चाहने वाले सभी नागरिकों और हितैषियों का मैं एक बार फिर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप लोग बहुत अच्छे प्रकार से अपने अपने सेक्टर में लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और बहुत जल्द हमें इसमें कामयाबी भी मिलेगी। एकता में ही बल है। तो आज 7th CPC मिस्ट्री ऑफ 7th CPC के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। इसे एक अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। रनिंग पे बैंड मिस्ट्री, जिसमें पे बैंड 1 5200 से लेकर 20,200 तक का होता है और जिसमें यदि मिनिमम से मैक्सिमम के बीच रेशो देखा जाए तो वह है 3.88, यानी कि 5200 को 20,200 से यदि भाग किया जाए तो एक माइनर लेवल से लेकर ऊपर तक कितना परसेंटेज की वृद्धि होती है। इसी में सिपाही लेवल 3 में आता है जो 6460 से स्पेशली शुरू होता है और 20,200 में यदि उसका भाग किया जाए तो निकलता है 3.15 गुना। तो ये एक मिस्ट्री है। जब कैलकुलेशन की जाती है, जब एंट्री फी दी जाती है या फिर जब MACP दी जाती है तो उसे 18,000 के मिनिमम रेशो से तोला जाता है। आगे जाके बताएंगे। वहीं 7th CPC के लिहाज से इसमें हमारे 3 लेवल हैं, 3, 4, 5, सिपाही, नायक और हवलदार जी। इसी प्रकार पे बैंड 2 में 3 लेवल 6, 7, 8 मैक्सिमम तक नहीं है। हम लेवल 2 के भी 9 मैक्सिमम है, जो कि खाली है। लेवल 1 के 3, 4, 5 यानी मैक्सिमम तक हैं और पे बैंड 2 में मैक्सिमम से भी नीचे हैं। ये विसंगति भी सामने आ रही है। यदि हमारे सिपाही के 6460 के वेतन स्केल को यदि 9300 वाले पे बैंड 9300 से 34,800 वाले पर यदि देखा जाए तो वो आता है 1.439, यानी 1.44 गुना मिनिमम से मिनिमम का। अब पे बैंड 1 के मैक्सिमम और पे बैंड 2 के मैक्सिमम को यदि देखा जाए 20,200 से लेकर के 34,800 का, तो वो निकलता है 1.72, यानी यदि पे बैंड 1 का व्यक्ति मैक्सिमम में पहुंचता है, पे बैंड 2 का व्यक्ति यदि मैक्सिमम में पहुंचता है तो उनके बीच का रेशो है 1.72 गुना। क्या ये सब आगे जाके इसी रेशो में बढ़ते हैं या कम ज़्यादा होता है, ये समझने में मदद मिलेगी। उसी प्रकार पे बैंड 2 और पे बैंड 3 का देख लेते हैं, जो कि 15,600 से 39,100 तक है। तो पे बैंड 2 का मिनिमम से पे बैंड 2 का मिनिमम 9300 को यदि 15,600 से भाग करते हैं तो निकलता है 1.62 गुना, यानी कि शुरुआत में अंतर ज़्यादा है। लेकिन पे कमीशन कह रहा है कि जब वो 34,800 के मैक्सिमम पर पहुंचेगा और पे बैंड 3 39,100 के मैक्सिमम पर पहुंचेगा तो अंतर केवल 1.12 गुना रह जाता है। क्या वेतन में भी इसी प्रकार का अंतर है? क्या पेंशन भी उसी अंतर से मिल रही है? ये जानने में मदद मिलेगी। अतः इसमें जो बातें सामने आती हैं वह है जो पे बैंड 2 के सर्वाधिक पर पहुंचेगा वह काफ़ी अच्छा वेतन ले सकता है, पे बैंड 3 के मैक्सिमम से बहुत नज़दीक पहुंच जाएगा। लेकिन लेवल जितना ऊपर जाता है वेतन पेंशन उतनी कम होती है। आगे जाके बताएंगे। यही रनिंग पे बैंड का धोखा है, जिसके नाम पर हमारे को पुरानी पेंशन पॉलिसी लास्ट इंडेक्स का 50% वाला नियम अब नहीं है, अब है लास्ट ड्रॉन, जो जहां पहुंचा उसी का आधा। तो इसी दलील के आधार पर पुरानी पेंशन पॉलिसी एब्सोल्यूट हुई और केवल ऑफिसर्स ही अपने लास्ट इंडेक्सों तक कैसे पहुंचते हैं वो आगे जाकर इसमें एक कैलकुलेट दिया गया है। केवल उनको पे पेंशन बेनिफिट है। कैसे है? इवन क्योंकि कर्नल बनने पर, यानी कि 13 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल, 26 में TS कर्नल या फिर उससे पहले कर्नल साहब जो बनते हैं, तो 30, 31, 32 साल के अंदर अंदर वो अपने मैक्सिमम पर पहुंच जाते हैं। और 2-3 साल से लेकर 4 साल, मतलब 20 साल में भर्ती या 22 साल में भर्ती, इस प्रकार से उनके 57 साल से पहुंचने के 35 इंडेक्स लगभग उनको जो मिल रहे होते हैं, तो वहाँ पर वो कुछ समय खाली रह जाते हैं। जैसे कर्नल साहब 1,95,800 पर एंडिंग ऑफ पे यदि वो कर्नल साहब ही रह जाते हैं तो 3 से 4 साल इंक्रीजमेंट उनके नहीं लगेंगे। इसलिए उनकी ORP 1-2 में भी पहली मांग 1 में भी यही रही कि पहले हमें NFU दो, फिर OROP का
फैक्टर निकालते हैं। तो NFU उनने कहा, जो हवाला उसका 6/2/33 में, कि हमारे साथ कुछ डिफेंस सिविलियन सेक्टर के लोग काम करते हैं, जैसे BRO, आपके MES और सर्वे ऑफ इंडिया, जिनके अधिकारियों को NFU लागू है पिछले 10 साल से। वो लोग हैक और हैक प्लस तक का NFU लेते हैं। ऐसे में कंट्रोल कमांड और उनके साथ काम करने की दिक्कत आती है, इसलिए या तो हमें भी दो या उनका भी समाप्त कर दो। लेकिन गवर्नमेंट ने ये राय नहीं मानी। उदाहरण के लिए, यदि MES में एक इक्विवेलेंट टू कर्नल साहब हैं सिविल इंजीनियर और वहीं पर कर्नल साहब स्टेशन हेडक्वार्टर में हैं, तो वो बोला NFU लेते हैं ब्रिगेडियर या फिर मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल की तरह हैक प्लस का पेमेंट वो लेते हैं, हमें नहीं मिलता है, तो वो हमको जूनियर समझते हैं, इसलिए काम की दिक्कत है, इसलिए हमें भी दो, ये कहा जा रहा है। ये बात गवर्नमेंट ने नहीं मानी, इसको रिजेक्ट कर दिया कि मैक्सिमम और स्पेशल पे बैंड आपको पहले ही दिए गए हैं, ऊपर से मिलिट्री सर्विस पे भी आपकी है, उसे भी तो जोड़िए। तो आगे एक चीज और मांगने की कोशिश की गई, जब ये नहीं माना गया तो सेलेक्ट रैंक प्रमोशन इंसेंटिव दो। इसका मतलब है 6/2/40 का हवाला कि कर्नल से लेफ्टिनेंट जनरल तक 5% अतिरिक्त पेमेंट दो। कौन सी? पे बैंड में जितनी पे है, ग्रेड पे, धन MSP, तीनों को मिलाकर 5% और बढ़ाकर प्रति साल हमें इंक्रीजमेंट के साथ साथ ये पेमेंट भी मिलना चाहिए। इसे भी गवर्नमेंट ने नहीं माना। आने वाले समय के पे कमीशनों और ORP में आप इस मांग को सबसे प्रमुखता से उठाने वाले हैं अपने लिए। तो जो विसंगतियां हैं, मैक्सिमम मिनिमम 15 साल नौकरी, मैक्सिमम 33, दोनों 48, भागा करो तो निकलता है 24। तो सिपाही टू मेजर साहब तक 24 ही इंक्रीजमेंट है, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल साहब 13 ही साल में बन जाते हैं और 18 इंक्रीजमेंट है। कर्नल साहब के हैं 16, ब्रिगेडियर साहब के हैं 14, इस प्रकार घटते हुए क्रम में है। लेकिन पे बैंड 1 में सिपाही से सूबेदार मेजर तक सबके 24 ही इंक्रीजमेंट है। कौन? सूबेदार मेजर तो 4 ही साल रहता है। तो मैक्सिमम तक पहुंचेंगे कैसे? यदि सिपाही से हौलदार तक 24 या सिपाही के 24, हौलदार के 22 घटते क्रम में आते और पे लेवल ऊपर रखा जाता, तो मैक्सिमम तक तब जाते जैसे आपका है वेतनमान ऊंचा और इंडेक्स कम। यही पॉलिसी हमारे लिए होती तो हम लोग भी मैक्सिमम तक पहुंचते। अब क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, ये देते हैं यहाँ पर एक आपको एक लेफ्टिनेंट साहब का वेतन 24वां इंडेक्स 1,10,700, कैप्टन साहब का 1,20,900, मेजर साहब का 1,36,924 इंडेक्स यहाँ पर होते हैं। जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल साहब मात्र मिनिमम सर्विस 20 साल में 1,43,500 पर पहुँचते हैं। और कर्नल बनकर जब वो 31वें साल में उस वेतन को पकड़ लेते हैं, उसके बाद जो NFA और इंसेंटिव रैंक प्रमोशन इंसेंटिव मैंने आपको बताया 5% जो मांग रहे थे, वहाँ पर कर्नल साहब का हो जाता है 1,95,800। इतना क्यों है? सवाल ये नहीं है। इसी फॉर्मूला और मैकेनिज्म के हिसाब से हमारे इंडेक्सों को क्यों नहीं सेट किया गया सिपाही टू सूबेदार मेजर? समस्या ये है। तो यहाँ पे यदि पेंशन निकाली जाए, उसमें 15,500 और जोड़ दिया जाए तो बनता है 2,11,300। उसका आधा होता है 1,05,650, जिसमें से इस 2019 के बेस ईयर में जो आपकी OROP में जो पेंशन बनती है वो है 666 में आपका 1,05,175। मात्र 475 रुपया आप अभी पीछे हैं। आने वाले समय में जो ORP 3 होगी, आप ये दलील देने वाले हैं कि कर्नल साहब का तो केवल 475 रुपया बढ़ा, सिपाही का तो उससे ज़्यादा बढ़ा, हमने अपने पास हिस्सा नहीं रखा बल्कि आपको दिया। लेकिन ये गलत है। आप मैक्सिमम तक पहले ही पहुंच गए, हम मिनिमम तक ही हैं। जो आप बेस ईयर लेते हैं 2018 मैक्सिमम मिनिमम, किसी यूनिट में सूबेदार 26 में बनेगा, किसी में 20 में बन जाएगा, किसी में 18 में बनेगा, किसी में 27 में बनेगा। तो हम लोग मिनिमम ज़्यादा हैं, इसलिए मैक्सिमम प्लस मिनिमम बटा 2 करने में हमारी एवरेज 27,000 और 29,000 से ऊपर नहीं निकली, क्योंकि हम मैक्सिमम नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? जेसीओ वार का देखते हैं। सबसे पहले सिपाही का देखते हैं। 21,700 से वेतन शुरू हुआ, 43,100 तक गया 24वां इंडेक्स। लेकिन 15 साल में ACP 1 नैक लेने के बाद भी उसका 33,300 होता है, जो कि नैक का केवल 10वां इंडेक्स है।
इसी प्रकार ACP2 17 साल में 35,900 ही बनते हैं, जो कि हवलदार का इंडेक्स नंबर है 8। टेबल मिला के देख लीजिए। इसी प्रकार यदि वो 2 साल नौकरी बढ़ाता है और 19 साल कंप्लीट करता है, तब उसका टोटल इंडेक्स टोटल वेतन जाता है 38,100। ये जो हवलदार का 10वां इंडेक्स है। यहाँ पर यदि आप मिलिट्री सर्विस पे को मिला दें तब 43,300 जा रहा है, यानी सिपाही अपने वेतन वेतन से हल्का एच ऊपर तब जा रहा है जब उसमें मिलिट्री सर्विस पे को शामिल कर दिया जाए। तो किस हैसियत से कह सकते हैं आप कि आपको मिलिट्री सर्विस पे दी? हम मिलिट्री सर्विस पे मिलाकर भी अपना ही वेतनमान नहीं पकड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि कम से कम सिपाही 19 साल करने के बाद भी अपने मूल वेतनमान से 5,000 रुपये नीचे पर पेंशन चला जाता है, यानी कम पे चला जाता है। नीचे का कई लोग समझते नहीं, कम। तो जहाँ अधिकारी मिनिमम सर्विस से पहले ही 3 प्रमोशन पे बैंड 2 टू पे बैंड 4 में चले जाते हैं, कहने का मतलब कि एक मेजर साहब का वेतन पे बैंड 3 में लास्ट 24वां 1,36,900 है, वहीं मिनिमम सर्विस में उससे 1,43,500 पर 20वें साल में लेफ्टिनेंट कर्नल साहब जाते हैं, जहां पर उनकी वृद्धि हो जाती है 6600 रुपया। क्या मिनिमम सर्विस में सिपाही अपने मूल वेतन से 10,000 रुपया नीचे रहता है? यह है विसंगति। तो साहब यहाँ पे क्या हमारा कोई रैंक मैक्सिमम तक पहुँचता है? नैक का देख लेते हैं फिर। नैक 22 साल में उनका टोटल 24 इंक्रीजमेंट नैक के होते हैं 50,400 रुपया। तो 22 साल में नायक साहब जी जो जाएंगे वो जाएंगे 41,600 पर, जो हवलदार का 13वां इंडेक्स होता है। यदि नायक 24 साल कर लेते हैं तो ACP 3 के रेंज में पहुंचते हैं, वहां पर वेतन हो जाएगा 44,900, जो कि 9वां इंडेक्स है नायब सूबेदार का। तो यहाँ वो पहुंचते हैं और इस प्रकार से उनको 8,800 से लेकर 5,500 तक का लॉस अपने मूल वेतन से कम पर पेंशन चले जाते हैं। इतना लॉस तो पहले ही है। तो इस प्रकार से आप देखोगे जैसे जैसे रैंक ऊपर बढ़ेगी वैसे वैसे अपना इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स से वेरिएशन निकलती जाएगी। इसलिए ORP में ऊपर जाते जाते JSU तक कोई बेनिफिट नहीं हुआ। हवलदार जी को देखते हैं 57,500 उनका आखिरी वेतन, और 24 साल में 44,900 9वां इंडेक्स सूबेदार साहब का, नायब सूबेदार साहब का या सूबेदार साहब का स्टार्ट वेतन जिसे आप कहते हैं। 26 में 47,600 हो जाएगा 11वां इंडेक्स नायब सूबेदार साहब का। तब भी 12,600 का लॉस 24 साल में हवलदार जी को है, और 9,900 का लॉस 26 साल में जाने के बाद भी अपने 57,500 से नीचे आते हैं। ऐसी कोई पॉलिसी, कोई ऐसा ACP मैकेनिज्म उनको यहाँ नहीं पहुँचा पाया जैसे आपको पहुँचा रहे हैं। रैंक के साथ इंडेक्स कम लेकिन वेतनमान ऊंचा, यानी कि स्टार्टिंग एंट्री पे ऊपर, उसी पे बैंड में यदि ऊपर एंट्री पे रखी जाती तो जैसे हवलदार जी 57,500 है, 29,200 की जगह और 35,400 पे शुरू होते हैं, रखा एंडिंग पे इतना ही जाता तो शायद ये यहाँ पहुँच जाते। अब JSU साहब का देखते हैं, किसी साल में नायब सूबेदार 20 में बनते हैं, किसी में 24 में बनते हैं। तो लगाया माना कि 20 साल में नायब सूबेदार बनते हैं। नायब सूबेदार साहब के 24वां इंडेक्स है 70,000। 20 साल में माना वो JSU बनते हैं, 19 साल में उनका 38,100 बेसिक होना चाहिए। 20वां में नायब सूबेदार बन गए, पे लग के बनती है 39,200, और यदि वहाँ पर वो नायब सूबेदार बन जाते हैं तो वो उनका वो 5वां इंडेक्स होता है, तो 39,900 पर उनको शुरू कर दिया जाएगा। 20 में ऑलरेडी 39,200 हवलदार रैंक में बनना चाहिए था, नायब सूबेदार बनने पर 39,900, यानी लेवल 6 का जो इंडेक्स उससे ऊपर वाला होता है। 26 में 47,600 बनेगा, और 28 साल में बनेगा 50,500, यानी कि 28 साल में नायब सूबेदार साहब यदि नौकरी करेगा तो नैक की पेंशन जाएगा, क्योंकि नैक का है 50,400। इसी प्रकार हवलदार जी 26 साल में नौकरी करेगा 24 साल में तो वह सिपाही की पेंशन जाता है। इसी प्रकार से सूबेदार साहब का देख लेते हैं, 88,700 आखिरी इंडेक्स। 24 साल में उनका माना वो सूबेदार बन गए, पहले 20 में नायब सूबेदार बने, ठीक है, 24 में सूबेदार बन गए, तो 46,200 2 इंडेक्स उनको दूसरा इंडेक्स सूबेदार का जो होता है 46,200 जाएगा। इसी प्रकार 28 में जाएगा 52,000, 30 में जाएगा 55,200। तो अपने मूल
अंतिम यानी कि लास्ट पे से 36,900 से लेकर 33,500 का लॉस, जैसे जैसे रैंक ऊपर लॉस ज़्यादा इतना होता है। तो ये लगाइए कि आप 52,000 और 55,000 के बीच जा रहे हैं। हवलदार जी का वेतन 57,500 लास्ट है, आप वहाँ भी नहीं पहुँचे, इसलिए आप नायक और हवलदार के बीच का पेमेंट अब्लिक पेंशन लेते हैं। इसी प्रकार सूबेदार मेजर साहब माना 28 साल में बन गए, तब इनका ये है 94,100 उनका लास्ट वेतन है। तो 53,600 पर वो शुरू होंगे, जो सूबेदार का जो उनका सूबेदार मेजर का 5वां इंडेक्स होता है। 32 में हो जाएगा 60,400, यानी कि 32 साल में नौकरी करने पर एक सूबेदार मेजर एक मात्र ऐसा रैंक है जो पे बैंड 1 को पार कर रहा है और लगभग हवलदार की पेंशन लेगा। इसलिए सूबेदार मेजर हवलदार की पेंशन लेते हैं। टोटल लॉस उनके अपने पेमेंट से होता है 33,700, अपने वेतन बैंड के लेवल से नीचे रह जाते हैं। तो एसएम साहब हवलदार क्या ही बेनिफिट लेते हैं। इसीलिए ओआरपी में जैसे जैसे हमारे रैंक ऊपर हुए तो घटते क्रम में उनका बेनिफिट भी हुआ। इसी को ओआरओपी टेबल के हिसाब से भी साबित करके दिखाया जाएगा। एसीपी मैकेनिज्म कहाँ जोड़ रहे हैं आप, 21,700 से मान रहे हैं या 18,000 धन 1,800 के ग्रेड से मान रहे हैं, ये भी देखेंगे। और सिपाही 6, 12, 18, 24 थी, उसे काट के आपने 8, 16, 24 किया। केवल डिफेंस की सिविल सेक्टर में 3 ही एसीपी हैं। वहीं दूसरी तरफ आप जब उनके बराबरी पर लाने के फेयर काउंटर पार्ट्स के साथ आपका इक्वलिटी बराबर रखी गई, ऐसा कहते हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर आप हवाला देते हैं कि वो पेंशन सब्सक्रिप्शन से लेते हैं, डोनेशन से लेते हैं, आपको मुफ्त में पेंशन मिलती है। वहाँ पर आप यू टर्न लेते हैं। इसे मैं साबित करूँगा जबकि हवलदार और नायब सूबेदार के अपग्रेडेशन की बात आएगी। अभी के लिए तक आपने समझा इतने हवालों के साथ साथ कि आप 3 बार अपग्रेड हो चुके हैं। नंबर 1 5th पे कैप्शन में सेकंड लेफ्टिनेंट से सीधे लेफ्टिनेंट, 6 में ब्रिगेडियर साहब और कर्नल साहब पे बैंड 4, और 7th में लेफ्टिनेंट कर्नल साहब भी पे बैंड 4 में, और उससे पहले 4थे और तीसरे में डिस्टर्बेंस अलाउंस, और रैंक पे 5वीं तक आपने ली। हमारे किसी रैंक को ऐसी सुविधाएं न तब थी न अब हैं। इसलिए आने वाले वीडियोज में और भी इस पर बारीकी कैलकुलेशन के साथ कवर करेंगे, तो बने रहिए। देखते हैं कि नायब सूबेदार साहब को आपने क्या समझा और हवलदार जी को क्राफ्टमैन से नीचे कैसे रखा। आने वाले वीडियो में आपका दुगलापन और आपका यू टर्न को साबित करूंगा विथ रेफरेंस। तो बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।